नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि उन तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके। उनके कमेंट्स, आपके कमेंट्स भी हमको बराबर मिलते रहें। भारत और रूस एक इतिहास का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में साबित हो रही है। 5 साल बाद भारत आए हैं और ऐसी स्थिति में उनके साथ जो निर्णायक बातचीत पूरी विश्व की राजनीति को, भारत के साथ संबंध तो पुराने लगातार ऐतिहासिक संबंध जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये जो एक नया अध्याय पूरी विश्व में, जिस समय यूरोप, अमेरिका, खास करके ट्रंप अमेरिकन राष्ट्रपति और यूरोप जिस तरह से उखड़ा हुआ है, जिस तरह से रूस के खिलाफ अभियान भी चलाता है, दोस्ती की बात भी करता है और यूरोपियन यूनियन तो अलग थलग पड़ गया है। आतंकवाद पाकिस्तान देख रहा है क्या होने वाला है, लेकिन ये सब तो आप सुन ही रहे हैं। हम इस बात को इस रूप में रेखांकित करें तो ज्यादा अच्छा है कि कैसे चीन, चूंकि रूस के साथ चीन के कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर भी जो संबंध है, भारत के साथ संबंध पिछले वर्षों के दौरान सुधारने में उसकी जो भूमिका है, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि चीनी ड्रैगन, उसका जो चिन्ह है, जो माना जाता है ड्रैगन, जो जल का देवता, वहां उसको बड़ा ही सौभाग्यशाली, शक्ति का प्रतीक, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं ड्रैगन को चीन में। मेरा चीन जाना हुआ है और मैंने अमेरिका जाना भी हुआ है, यूरोप जाना भी हुआ है, वो तो है ही। और इस दृष्टि से मैं इसलिए उसकी तुलना ये करना चाहता हूं कि चीन का ड्रैगन और भारत का एलिफेंट। मैंने अपनी पत्रिका, जब मैं संपादक रहा, उसमें मैंने यही लिखा आउटलुक हिंदी में कि किस तरह से हाथी और अजगर डांस, ड्रैगन एंड एलिफेंट डांसिंग, वो अभी भी चर्चा होता है, वैसे भी डिप्लोमेटिक सर्कल में भी कहा जाता है। लेकिन अब एक नया बात भी आ गई। एलिफेंट भारत का तो है ही। भारत में तो आप जानते ही हैं कि हाथी को बहुत ही महत्वपूर्ण, माने शक्ति का, राष्ट्रीय शक्ति की पहचान, धैर्य, और जैसे आप कह सकते हैं कि कितना उसको उसमें शक्ति होती है। जंगल का राजा ही नहीं होता है, बाहर भी जहां है तो उसका एक अपना आकर्षण होता है। और जब वो गुस्से में आएगा तो कहाँ दूर दूर तक, उसके बाद जो है वो पुराने राजशाही के जमाने से, इसलिए उसको राजशाही, ज्ञान और निडरता का प्रतीक माना जाता है। भारत की दृष्टि से एलिफेंट की चर्चा होती है। और रूस का भालू, आपने देखा होगा ओलंपिक में मिशा की चर्चा होती थी, ओलंपिक भालू। अब भालू का भी अपना महत्व जो है, उसको आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है, वो उसके जो लड़ाई की क्षमता है वो पूरी तरह से, जैसे कहाँ भी शांत भाव से भी काम कर सकता है, धैर्य से भी कर सकता है। कठिन मौसम में भालू, आपने मालूम है आपको, बर्फीले इलाकों में भी भालू सक्रिय होता है, जंगलों में भी होता है और डांस तो करता ही है। लेकिन वो रूस का एक बड़ा ही ऐसा प्रतीक है जो उसे माना जाता है कि साहब वो सबको, रूसी लोग उसके लिए कई त्योहार जब उनके होते हैं तो उसको, भालू को माना जाता है। इस दृष्टि से ये जो शक्तियां हैं, ये तीनों यदि मिल गई, भालू, हाथी और अजगर, आप अंदाज लगाइए दुनिया में कहां क्या नहीं तूफान मचा सकते हैं और तूफान को दबा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यूक्रेन के क्राइसिस में ट्रंप के कुछ फार्मूले को लेकर के रूस तैयार है, लेकिन फिर भी इस पूरे क्राइसिस में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण, इसलिए अमेरिकन दूत जाते हैं ट्रंप की तरफ से वहां बात करने के लिए मास्को, और उसके बाद पुतिन यहां आ रहे हैं। चीन के उनके अधिकारियों से भी, मैंने जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनके साथ भी पुतिन की बात हुई है। और उसके बाद भारत एक धुरी बन गया इस समय, सबसे बड़ी बात यह है। और ये राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के लिए एक बड़े टीवी इंटरव्यू में कह दिया कि भारत अब
47 पहले वाला, मतलब 77 साल पहले का आजादी के समय का भारत नहीं है। ये भारत अलग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग तरह के हैं। आप उनको इस तरह से नहीं डिक्टेट कर सकते हैं, खास करके अमेरिका को निशाना नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा या यूरोप भी, कोई भी जो देश दुनिया का, वो समान स्तर पर मित्रता की जो बात पहले भारत में, चाहे वो नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक 20-20 साल के समझौते सोवियत संघ के जमाने में हुए, और इसलिए पुतिन या उनके विदेश मंत्री बार बार याद दिलाते हैं कि भारत के साथ संबंध, आज अमेरिका उसी नाम पर कि रूस से तेल मत लीजिए और प्रतिबंध टैरिफ लगा रहा है, उसी का जवाब है कि भारत झुकता नहीं है। भारत ठीक है, भारत की कुछ कंपनियां हो सकता है कि कुछ उन्होंने बीच में कुछ पिछले सप्ताह में घोषणा की कि नहीं हम थोड़ा कम लेंगे, लेकिन भारत सरकार ने कहा है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जिससे लेना चाहते हैं तेल लेंगे, और नहीं तो, लेकिन इसलिए समझौते में तेल ही प्रमुख नहीं है। भारत के साथ जो उनके समझौते हैं, तो भारतीय रुपए में भी डॉलर की जो दादागिरी दुनिया में है, चूंकि वो कहते हैं आप इसमें नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। रूस तो कहता है कि आपने डॉलर का उपयोग आपने रोका ना, इसलिए हमें अपनी मुद्रा से बात करने की कोशिश करना पड़ रहा है। तो और दूसरा, भारत की आवश्यकता क्या है? भारत जो सामरिक दृष्टि से, अमेरिका कहता है हमारा खरीदे, उनसे तो खरीदते हैं हम, लेकिन चीन से तो हम नहीं उस तरह से निर्भर हो सकते जो पाकिस्तान को तो भीख में मिल जाता है, या कुछ चीन उसकी तरह उपयोग करता रहा है। बॉर्डर पर भी सारी बातों के बाद भी उसने अपने थोड़ा सा प्रभाव बढ़ाने की, मतलब इसको कह सकते हैं कि सीमा के उस पार, जहां जहां उसके क्षेत्र है, उसमें बीच में जब लगा सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ, तो उसने अपनी थोड़ी सी गतिविधि को वहां मजबूत कर दिया, जो कैंप है उनको जैसे होता है स्थायी बना दिया। लेकिन भारत ने भी अपनी ऐसी सड़कें बना दी है जो कभी नहीं होती थी, चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो, जो भी सीमाएं हमारी दिखाई देती है, भूटान की तरफ हो, हर तरफ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सेनाएं हैं। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन में S-400 याद है आपको, ऐसी मिसाइल रडार जिससे कि आप दूर तक जो आने वाला विमान है उसको नष्ट किया जा सके। अब जो बातचीत इस बार है S-500, 2000 किलोमीटर तक बाहर भी करेगी, देख भी लेगी, उससे भी ज्यादा अब उस पर हो रहा है। तो भारत अपनी रक्षा आवश्यकता जो है वो किसी के डिक्टेशन में नहीं, वो फ्रांस से भी लेता है, अमेरिका से भी बीच में समझौते हुए हैं, आगे भी। ट्रम्प तो अभी जनवरी में किसी समय अगले साल आने की बात कह रहे हैं, आए वो देखते रह जाएंगे। जब रूस के साथ तो हमारा समझौता रहेगा, वो अपना टैरिफ का जो खेल खेल रहे हैं, वो भी व्यापार समझौते में बार बार कहते हैं नहीं भारत का समझौता हो जाएगा, लेकिन वो दबाव बनाते हैं कि आप रूस से मैत्री कम करिए। लेकिन ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो समिट है दिल्ली में, ये 3 दिन में जो ऐसा जो बातचीत है, और प्रधानमंत्री से आते ही अलग से बात कर रहे हैं। आमतौर पर होता है कि भाई अगले दिन जब वो आ जाएंगे उसके बाद होगा, नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से पहले मिले, उसके बाद औपचारिक बातचीत शुरू होगी, फिर प्रधानमंत्री से अगले से मिलेंगे, फिर राष्ट्रपति के साथ भोज मिलेंगे, फिर प्रतिनिधिमंडल के साथ बात होगी। तो पुतिन कई क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्र जैसा मैंने कहा कि मिसाइल हो या जेट वहां, या लड़ाकू विमानों की बात हो, तो सुखोई भी हमने पहले लिया हुआ है, लेकिन ऐसे भी जिसको आप कह सकते हैं कि SU फाइटर जेट, SU-57, ये और आधुनिकतम है। जैसा हमने कहा कि चाहे S-500 हो और ऐसे ही 57 SU हो। और हम अब एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी भी समझौता तो है, तो न्यूक्लियर में आ रहे हैं। भारत सरकार ने उनके आने से पहले घोषणा कर दी है कि प्राइवेट सेक्टर में, और पार्लियामेंट में भी उसे पास किया जाने वाला है, कि प्राइवेट सेक्टर में हम अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्ट, प्राइवेट मतलब कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप बैंकिंग एक नया रास्ता है। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जितने बड़े पैमाने, पहले भी यदि आपको ध्यान हो तो तारापुर परमाणु बिजली घर, आप कहते थे मोदी जी अभी कर रहे, नहीं रूस के साथ, ऐसा नहीं कि हम कोई अमेरिका से डर के कर रहे हैं। भारत तो पहले भी अपनी आवश्यकता अनुसार तारापुर जो सबसे पहले शुरू किया गया था परमाणु संयंत्र, उसमें भी उन्होंने साथ दिया। फिर रूस में ऐसा नहीं खाली हमारा एक तरफा मामला हो। आप ये देखिए टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, ऐसी कंपनियों की गाड़ियां वहां खूब चल रही हैं। जिस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी में हम जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़े पैमाने पर, जब और क्षेत्रों में जिन आर्थिक व्यापार बढ़ाने के लिए छोटी डिफेंस की इंडस्ट्री, जो कि साथ में अब ये तय हो गया है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, भारत के साथ संबंधों में भारत में पैसा लगा करके संयुक्त उद्यम जिसको कह सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स, उस पर अधिक जोर दिया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि ये कहें कि आप हमारा सामान खरीद लीजिए। भारत ने बार बार कहा टेक्नोलॉजी हमें दीजिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए जितना उसके साथ हमारे समझौते पहले से भी हैं, उसमें मिलकर के हम कर सकते हैं।
और चीन को यदि एक तरह से उसका झुकाव जितना अधिक पाकिस्तान की तरफ रहा हो, लेकिन ये जो बार बार संदेश है कि पुतिन का कि चीन, रूस, भारत तीन यदि हों तो एशिया की इतनी बड़ी ताकत होगी जो दुनिया का कोई ताकत उसको हिला नहीं सकता। और भारत जिस तरह से इमर्ज कह सकते हैं ना, जैसे कहते हैं हाथी अपना बड़ा रूप दिखा रहा है, क्योंकि जितने रूप, मैंने ऐसा कहा कि चाहे भालू हो या अजगर हो, उससे ज्यादा जो रूप दिखाई देगा हाथी का रूप, अब रौद्र रूप होता है। हमारे यहाँ तो बड़े विशाल काय हाथी पहले से रहे हैं। तो इस दृष्टि से भारत का जो प्रतीक है, और यदि उस ढंग से कहा जाए सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में, तो अब अमेरिका के विशेषज्ञ ने, मतलब वहां के राजनयिक ने ये बताया कि साहब दिल्ली मुंबई में जितने योगा सेंटर नहीं है वो मॉस्को में हैं। आप ध्यान दीजिए, जो पिछले वर्षों के दौरान आयुर्वेद और योगा जितने बड़े पैमाने पर रूस पहुंचा है, अमेरिका में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहा है, अफ्रीका में भी जा रहा है, खाड़ी के देशों में भी जा रहा है, वो तो है ही, लेकिन रूस में बड़े पैमाने में, और चीन का खुद भी मैंने भी देखा है मॉस्को में। जैसा मैंने पहले भी किसी कार्यक्रम में कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जब 2001 में गए थे तब, या उसके अलावा जब हमारे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गए हैं, तो रूस के साथ संबंधों को हर बार, एक सेंट पीटर्सबर्ग जहां सबसे बड़ा मतलब उत्सव भी यदि होता है प्रतीक के रूप में, वहां का वार्षिक, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, तो ऐसे जो जगमगाता है आकाश, वो भी एक प्रतीक उसका माना जाता है। तो ऐसे समझौते लगातार, इसीलिए मैंने कहा कि याद दिलाई कि वाजपेयी के कार्यकाल से लेकर के आज तक लगातार जो बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पुतिन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है बार बार, ये ठीक है कि भारत नहीं आए, लेकिन भारत के बाहर तो हमेशा मुलाकात पुतिन साहब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार हो चुकी है, मॉस्को भी जा चुके हैं। और इसलिए यूरोप जो बार बार धमका रहा है कि लड़ाई कर सकते हैं, तो पुतिन ने कह दिया कि लड़ाई करना चाहते हैं तो बता दीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए आगे सहायता देने से मना किया है, कहा यूरोप को अपना यदि बचाव करना है तो उसे करना होगा, हम इतना ही पैसा, वो अपना पैसा डाले, ज्यादा खर्च करे। तो फ्रांस की हालत खराब है आर्थिक दृष्टि से, ब्रिटेन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है, जो दुनिया पे एक तरह से आधी दुनिया पे राज करने का दावा करता था, जहां सूरज नहीं डूबता था ऐसा ब्रिटिश राज कहलाता था। आज न राजा रहा न रानी रहेगी, वैसी स्थिति है। नाम के लिए प्रतीकात्मक वहां जरूर है किंग चार्ल्स, लेकिन देखा जाए तो वहां अब वो नहीं है स्थिति, आर्थिक स्थिति से भी वो लड़खड़ाया हुआ है। लेकिन ठीक है, वो चूंकि रूस से अपने को खतरा, या यूरोप के कुछ देश मानते हैं कि साहब यूक्रेन के साथ होगा, तो और नेटो के साफ साफ शर्त यही है ना, इसी बात पर तो झगड़ा यूक्रेन से हुआ जब उसने कहा कि वो नाटो का सदस्य बन सकता है, उन संगठन से जो पूरे मिल करके। यूरोप इसी तरह की धमकी देता है कि हम मिलकर के हमला करेंगे रूस पर, तो रूस ने कहा है कि कर लीजिए, मैं अकेला काफी हूं। जैसे कहते हैं ना, पहले कहा जाता था 11 पर भारी हूं मैं, तो वो कितने ही देश यूरोपियन यूनियन भी करेंगे, लेकिन उनको काट करने के लिए जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी रूस के पास है, और निश्चित रूप से, और इस बार भी जो भारत का समझौता हो रहा है, तो विमानन के क्षेत्र में, जहां जैसा मैंने कहा कि वायुसेना हो, थल सेना हो, उसके उपकरण बनाने हों, उसके हथियार यहां पर निर्मित करने हों, जो हम बना रहे हैं उसमें कैसे योगदान हो सकता है, और पोर्ट्स, फिर उन कभी कोई संकट कहीं का आता है तो एक दूसरे के साथ मिलकर के हम उन बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सके। उनके लिए भी कुछ होगा तो कहां पर उसकी पानी मिल सकता, उनको कहां खाना मिल सकता है, कहां रसद मिल सकती है, कहां और पेट्रोल डीजल मिल सकता है, जो ईंधन चाहिए। तो पनडुब्बी रूस की हो, भारत की हो, तो उस दृष्टि से पूरे एशिया में भारत की जो शक्ति है, इसीलिए हमने प्रारंभ में ही कहा कि इस बार जो ये त्रिकोणी जो तैयारी करके पुतिन आए हैं, ये एक नया अध्याय गढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले 20 साल के लिए भारत सोवियत समझौता हुआ था, मेरा ऐसा मानना है कि ये समझौता जो होने जा रहा है अगले 2 दिनों में, इसका एक ऐतिहासिक महत्व होगा, और आने वाले कई दशकों तक, 25 जैसे पहले के चल रहा है तो आज उसके 50 साल होने आए, उसी तरह से अब आने वाले 50 वर्षों के लिए भी जो समझौते होंगे, उसके परिणाम आने वाली पीढ़ी के लिए भी लाभदायक होंगे। देखना है अभी इस वार्ता में और क्या क्या निकलता है। ये ठीक है कि जो दुष्टों की निगाह है, पाकिस्तान अकेला पड़ा है, आतंकवाद से लड़ने में बार बार रूस कह चुका है कि हम इस मुद्दे पर साथ हैं, क्योंकि वो जानता है तालिबान से को तो अमेरिका ने तैयार किया था, तो तालिबान में पाकिस्तान में भी पहुंचा। तो भारत के पक्ष में सामरिक दृष्टि से आतंकवाद से लड़ने में
और इवन यूएन में उसको सिक्योरिटी काउंसिल को भी लांच करने में भी रूस हमारा साथ देने की स्थिति में दिखाई देता है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उम्मीद करना चाहिए कि ये यात्रा अधिकाधिक सफल हो, सुखद हो और भविष्य में शांति के रास्ते निकाले, भारत उसमें अग्रणी दिखाई दे। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।